अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी स्टूडेंट के लिए हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तब तक जो है आप ठीक तरह से लिख नहीं पाएंगे और आपके जो राइटिंग है उसमें कोहेरेंस नहीं होगी। सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम क्लासेस की बात करते हैं। क्लासेस की जो टॉपिक है वो तो बहुत डिटेल में है, लेकिन सिर्फ जो लाजमी चीज़ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक जो क्लासेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, बिल्कुल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्कुल एक सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन कभी कभार वो जो है क्लियर कंप्लीट मीनिंग देता है, कभी जो है क्लियर कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें ये यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच समटाइम्स गिव क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग एंड समटाइम्स इट डज़ नॉट। तो इसमें फिर दो काइंड्स है। जब वो क्लियर और कंप्लीट मीनिंग दे तो उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है, और जब वो क्लियर और कंप्लीट मीनिंग ना दे तो उसको डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। मतलब इससे आप यानी जो वर्ड है इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, वो किसी और का जो है मोहताज नहीं है, वो ख़ुद ही जो है क्लियर है, उसको जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि यू विल पास द एग्ज़ाम। अभी देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये क्लियर आपको मीनिंग दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है, क्योंकि ये क्लियर और कंप्लीट मीनिंग देता है। इसको सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब कुछ है इसको, तो क्लियर ये मीनिंग दे रहा है। इसी तरह अगर हम डिपेंडेंट क्लास को देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें। अभी देखिए इसकी मीनिंग को आप थोड़ा सोचें, तो ये क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर आप मेहनत करें तो इसका जो है आप देख सकते हैं कि क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। इसको एक और सेंटेंस की ज़रूरत है, इसको एक और क्लास की ज़रूरत है, ताकि ये जो है क्लियर और कंप्लीट मीनिंग दे दे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। देखिए दूसरे जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसको इसमें लगाएंगे तो फिर इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। तो आपने जहन में रखें, जब एक सेंटेंस या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब क्लियर मीनिंग ना दें तो उसको आप डिपेंडेंट क्लास समझे, अगर वो क्लियर मीनिंग दे रहा है तो आप इसको इंडिपेंडेंट क्लास समझे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर ये जो है कभी दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, कभी एक इंडिपेंडेंट क्लास सेंटेंस बनाता है, कभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास मिलकर जो है जुमले बनाते हैं। तो इससे आप समझें, क्लासेस से आप इसको समझें कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसको किस तरह बनाया जाता है। अभी अब जब जाएंगे हम सेंटेंस की तरफ, तो सेंटेंस के जो है जो स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके चार टाइप्स होते हैं। एक तो दूसरे जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो अलग है, जैसे कि वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी जिसमें हुक्म किया जाता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और जिसमें दुआ मांगी जाती है उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिहाज से, क्योंकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ पे हम बेसिक टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस के टाइप्स है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जो दूसरी जो टाइप्स है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिए जाएंगे, बल्कि उन पे हमारा एक बाकायदा लेक्चर भी है, लेकिन यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला काइंड है स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, या सब्जेक्ट वर्ब के बाद कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट इसको बोलते हैं कि यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जितना भी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो कंप्लीमेंट कहा जाता है। अली किक्स द बॉल, ये बिल्कुल यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है,
तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मीनिंग दे रहा है और एक सिंपल सेंटेंस है। इसको आपको ये तकरीबन सबको समझ भी आ जाता है, इसमें मज़ीद इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो बात है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस देखिए, वर्ड कंपाउंड इससे ख़ुद पता चलता है कि मतलब मजमुआ। कंपाउंड सेंटेंस जो है क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लास जब मिल जाए, दो इंडिपेंडेंट क्लास जब मिल जाए उनको उनके दरमियान पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, सो, बट, एंड, और, येट, फॉर, नॉर, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का कहलाते हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लास हो, इनके दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अभी देखिए, शी वाज हंग्री, शी एट फूड, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, तो इसके दरमियान में सो हम लगाएंगे ताकि ये जो है खूबसूरत लगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आई वाज हंग्री, आई एट फूड। तो यहाँ पे अगर आप इनको दोनों को अलग अलग लिखें, उनके दरमियान में फुल स्टॉप लगाएं, उनको अलग अलग लिखें, उनके दरमियान में सो ना लगाएं, तो अगरचे वो मीनिंग देते हैं लेकिन वो सूटेबल नहीं है कि मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे जो थो का लफ्ज़ है, मैं भूखा था या मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाना खाया, तो थो जब इसमें आप लगाएंगे तो आपके सेंटेंस में खूबसूरती आएगी, इसका जो है जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करें जब आप इस तरह के सेंटेंस आप बनाते हैं कि दो जब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो तो उनमें इस तरह का जो है अगर सुइटेबल कंजंक्शन आपको मिले तो आप इसमें लाजमी यूज़ करें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दो सिंपल सेंटेंसेस अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, उनके दरमियान में वो कोई कम्बिनेशन नहीं होता है तो आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी टाइप का जो सेंटेंस है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस तो वो होता जो जब इंडिपेंडेंट क्लासेस दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाकर हम यूज़ करें। यहाँ पे कम्प्लेक्स ये है कि एक वो डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो। वहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो वो जो है उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो शी इज़ पुअर, शी इज़ जेनरियस। अभी देखिए, शी इज़ जेनरियस वो सखी है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये हमें क्लियर बता रहा है कि वो सखी है, यहाँ पे हमें इसमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दो शी इज़ पुअर, अगरचे वो गरीब है, अगरचे वो गरीब है, तो यहाँ पे अगरचे वो गरीब है, देखिए ये क्लियर का मीनिंग नहीं दे रहा है। वहाँ पे जब उसको इंडिपेंडेंट क्लास को उसमें लगाएंगे, शी इज़ जेनरस, वो जो है सखी है। वेन एवर ई कम्स, वेन एवर सॉरी यहाँ पे कम लिखा हुआ है लेकिन इसमें ऐसा आएगा, वेन एवर ई कम्स वी विल मीट हिम, जब वो आता है, जब वो आता है। देखिए ये क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है, वी विल मीट हिम तो हम उससे मिलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास मिल जाए। इनके दरमियान में कॉमा आपने लाजमी लगाना है जब भी आपने यूज़ करना हो। बाकी ये जो दो है, वेन एवर है, ये जो वर्ड्स है, ये कंजंक्शंस है, ये आपने फिर रीडिंग के थ्रू आपने जो है इनको गेन करना है कि आप मुझे कहाँ पे क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है वो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी वो जुमले जो कंपाउंड भी हो और कम्प्लेक्स भी हो, यानी उनमें एक डिपेंडेंट क्लास भी हो और एक से ज़्यादा यानी दो तीन जो है इंडिपेंडेंट क्लासेस भी हो, तो तब जाकर वो कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो है यूज़ करने में बहुत मतलब महारत की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट जब आप होंगे तब आप इसको यूज़ कर सकेंगे, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करने में आपकी राइटिंग में खूबसूरती भी आएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था। बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था, तो ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि मैं बीमार था। देखिए ये क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। आई डिड नॉट गो टू टेस्ट, क्योंकि मैं बीमार था मैं टेस्ट देने नहीं गया। सो द टीचर पनिश्ड मी, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप तो टीचर ने मुझे सज़ा दी। यहाँ पे जो आखिरी जो दो सेंटेंसेस है
जिनको कंजंक्शन के साथ हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। जो रेड में आपको नज़र आ रहा है वो डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लास और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जब मिल जाएं तो फिर ये कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो आप कोशिश करें कि लिखने के दौरान आप सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कम करें, अपने सेंटेंसेस को कंपाउंड बनाएं, कम्प्लेक्स बनाएं या कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स बनाएं। तो इससे आपकी जो है जो राइटिंग है वो एक प्रोफेशनल राइटिंग लगती है और इससे जो है आपके राइटिंग में और एक निखार पैदा होगी। तो कोशिश करें इसको यूज़ करें। अच्छा, जो जुमला है, एक जुमले में कौन कौन से जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं वो हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा अक्सर जो एक्टिव वॉइस में होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आपने यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है आप सबको पता है कि बिल्कुल डूअर ऑफ एक्शन, यानी जुमले में जो भी शख्स काम करता है, काम करने वाला शख्स हमेशा जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और ये अक्सर जो है जुमले के शुरू में आ जाता है, जैसे कि अली प्लेज फुटबॉल, असद बीट्स अकरम। अभी देखिए, असद बीट्स अकरम, असद अकरम को मारता है। अभी यहाँ पे मारने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, असद है। तो असद जो है क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि वो अकरम को मार रहा है, अकरम पे काम हो रहा है। तो अकरम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। और पहले जुमले में अली प्लेज फुटबॉल, काम करने वाला कौन है, अली है, एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। किस चीज़ के साथ खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, फिर अली इसका जो है सब्जेक्ट है। वर्ब आपको सबको पता है कि वर्ब यानी किसी भी अमल को, किसी भी काम को, जो भी लफ्ज़ किसी काम को ज़ाहिर करे वो वर्ब कहलाता है, जैसे कि प्ले, फ्लाई, राइट, रीड, etc। तो ये जो है क्योंकि ये काम को ज़ाहिर कर रहे हैं, एक एक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए इनको वर्ब कहा जाता है। लेकिन कोशिश करें कि हमेशा जब आप वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक तो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे कि राइट, रोट, रिटन, ठीक है, रीड, रेड, रीड, और फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इसी तरह जो है ये अलग है। बाकी प्ले है तो ये रेगुलर है, प्ले के सेकंड फॉर्म बनाने के लिए प्लेड लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, प्ले में जैसे कि प्लाइड है, कुक में कुकड लगाते हैं। बहुत अक्सर वर्ब्स जो है से होते हैं जिसमें ईडी लगाकर जो है, डी या ईडी लगाकर उनका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इर्रेगुलर वर्ब्स का उनको पता नहीं होता है, तो उस वहाँ पे भी इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ भी ईडी लगाते हैं। जैसे कि फ्लाई है तो इसको फ्लाइड करते हैं, राइट है तो राइटेड करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। राइट का जो राइट एक इर्रेगुलर वर्ब है, इनका कोई कानून कायदा नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब्स है, हमारे पास एक लिस्ट है, तकरीबन 200 वर्ब्स का एक लिस्ट है जो इर्रेगुलर वर्ब्स है। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो तो वो पर्सनल मैसेज कर दे, उनको वो इर्रेगुलर वर्ब्स का जो है एक लिस्ट सेंड कर देंगे, ताकि उनको पता हो कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स है, इनको याद करना है। तो उनको आपने सही आपने पुट करना है। अक्सर मैं असाइनमेंट्स में देखता रहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जैसे कि राइट में भी ईडी लगाते हैं या फ्लाई में ईडी लगाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप कोशिश करें कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर लें। और इसके बाद जो टेंसेस है, हेल्पिंग वर्ब्स है, उनमें भी आप कोशिश करें कि सही वर्ब्स इस्तेमाल करें। देखिए, टेंसेस आप जो भी टेंस इस्तेमाल करेंगे उसके सही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें और उसमें सही वर्ब इस्तेमाल करें। जैसे कि आप प्रेजेंट सिंपल है तो आपको मालूम होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। पास्ट सिंपल है तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस है उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। जिस टेंस में भी कंटिन्यूस का लफ्ज़ आ जाए, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 6 टेंसेस है। इन 6 टेंसेस में जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, यानी फ्लाइंग, प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग, etc। तो ये 6 के साथ तो आईएनजी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और जितने परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, सिर्फ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन 3 के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। 6 वो हो गए, उनके साथ कंटिन्यूस आ गया, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हो गया।
तीन ये हो गए इनके साथ सिर्फ परफेक्ट आ गया तो इनमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो गया। ये हो गए नाउ टेंसेस। बाकी सिंपल टेंसेस रहते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, और पास्ट जो सिंपल टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है। तो ये अपने जहन में आप रखें इनको, इनके हेल्पिंग वर्ब्स और इनमें कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है और इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वो टेंसेस में आप लोगों को बता दिए गए हैं। अगर किसी को टेंसेस में मसला है तो टेंसेस के लेक्चर्स को वो सेंड कर देंगे, वो वहाँ पे उनको देख सकेंगे। टेंसेस में आपको कुछ भी आपने याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद करें कि इनकी कौन से वर्ब इस्तेमाल होते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब्स उनके साथ इस्तेमाल होता है। तो इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी और काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपका जो आपके टेंसेस है, आपके सेंटेंसेस है, वो ठीक होंगे। और आखिरी जो बात इसमें सेंटेंस में जो हमें यूज़ करना होता है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है या कम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है। जैसे कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, आई एक्सरसाइज, आई सब्जेक्ट हो गया, एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए, तो टू स्टे हेल्दी ये कम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे हो गया। अगर आप कहेंगे आई एक्सरसाइज डेली, तो यहाँ पे डेली आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वर्ब के बाद आपने लगाना है, ये चीज़ें आपने लाजमी याद करना है। नाउन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। अगर नाउन का किसी को मसला है नाउन में, तो नाउन का बाकायदा लेक्चर है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और एडवर्ब, देखिए एक ऊपर नज़र आ रहा है वर्ब, उसके नीचे नज़र आ रहा है एडवर्ब। वर्ब एडवर्ब, एडी एड का मतलब है जमा करना, वर्ब मतलब वर्ब है, ठीक है, फेल है। यानी कोई भी लफ्ज़ आप ये समझे आसानी अल्फाज में कि कोई भी लफ्ज़ जो वर्ब की मीनिंग में इजाफ़ा करे। कभी कभार ये एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफ़ा करता है, लेकिन अक्सर ये वर्ब की मीनिंग में इजाफ़ा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमें बताता है कि कोई काम किस तरह, कैसे और कहाँ वाक़या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि इज़ ड्राइविंग अ कार, ठीक है, तो यहाँ पे इज़ ड्राइविंग वो चला रहा है, कार चला रहा है, ठीक है। वो किस तरह चला रहा है हमें ये पता नहीं है। अगर वो कहें कि इज़ ड्राइविंग स्लोली, देखिए स्लोली हमें बता रहा है कि वो कार चला रहा है, किस तरह चला रहा है, आस्ता चला रहा है। तो वर्ड स्लोली हमें बता रहा है कि उसके काम करने का जो अंदाज़ है वो आस्ता है, तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब होगा, क्योंकि वो वर्ब की मीनिंग में हमें इजाफ़ा कर रहा है। तो ये भी आप कोशिश करें कि जब आप एडवर्ब अपने यूज़ करना हो तो कोशिश करें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एडवर्ब यूज़ करें। इसमें अक्सर एलवाई होता है, लेकिन कभी इर्रेगुलर एडवर्ब्स भी होते हैं। इसी तरह जो है एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव जो है एडवर्ब वर्ब की मीनिंग में इजाफ़ा करता था, लेकिन एडजेक्टिव जो है ये हमेशा जो है प्रोनाउन या तो नाउन की मीनिंग में इजाफ़ा करता है, और ये हमेशा जो है नाउन से या प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे कि आई हैव अ गुड पेन, आई हैव एन एक्सपेंसिव पेन, आई हैव अ रेड पेन, ठीक है। तो ये रेड, एक्सपेंसिव, गुड, ये सारी चीज़ें नाउन से जब पहले आ जाता है तो ये नाउन की मीनिंग में इजाफ़ा करता है। देखिए मैं कहूँगा मेरे पास एक पेन है, तो आपको पता नहीं किस तरह का पेन है। मैं कहूँ आई हैव अ रेड पेन, तो रेड एडजेक्टिव हो गया कि मुझे पेन के बारे में मज़ीद बता रहा है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ गुड पेन, मेरे पास एक अच्छा पेन है, आई हैव अ पाकिस्तानी पेन, ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी पेन के बारे में मज़ीद मुझे बता रहे हैं। तो ये कोशिश करें कि एडजेक्टिव एडवर्ब जो है करेक्ट आप यूज़ किया करें। और जो मेन चीज़ है, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि वर्ब को आप कोशिश करें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं, इनको आपने बहुत ज़्यादा इनका एहतियात करना है। अक्सर असाइनमेंट्स में ये मिस्टेक्स मुझे नज़र आते हैं, इसलिए इसको आज के लेक्चर का ऐसा बनाया है कि इवन मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं, बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स के राइटिंग्स में ये मिस्टेक्स नज़र आते हैं। यूजिंग रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उनको पता नहीं होता कि किस टेंस के पास साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये टेंसेस आपने क्लियर करें कि कौन से टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और वहाँ पे एज और हैव यूज़ कर रहे हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो ये गलत है।
इसी तरह बाकी टेंसेस में भी आप गलत हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने से बचें। आपको ये याद करना होगा कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी मिस्टेक, बल्कि मैं इसको ब्लंडर कहूँगा, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पे गुस्सा भी आता है, कि स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखें, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक करे, एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक करे, तो उसका तुक बनता है कि वो, क्योंकि वहाँ पे उसके पास ना डिक्शनरी है, ना मोबाइल है, ना कुछ है, कि वो वहाँ से मिस्टेक कर रहा है। लेकिन आप जब असाइनमेंट लिख रहे होते हैं या आप ख़ुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वजह यह है कि आपके पास, अगर आपको किसी भी वर्ड का स्पेलिंग सही से याद नहीं है, आप डिक्शनरी खोलें, मोबाइल उठाएं, उसको देखें, इंटरनेट पे सर्च करें कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। अगर आप तुक्का लगाएंगे कि बस आपको जो भी ज़हन में आ गया बस आप उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तो इससे आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होंगे। टेस्ट वगैरह में आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। और ताकि जब ये एग्ज़ामिनर जब चेक कर रहा होता है पेपर, तो उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स पे जब नज़र पड़ती है तो उसका ज़हन बिल्कुल अजीब हो जाता है कि इसको अभी तक स्पेलिंग का पता नहीं है। तो बिल्कुल उसका ज़हन जो है माइंड में, जो माइंड है वो नेगेटिव चला जाता है। तो कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक्स से, असाइनमेंट वगैरह में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। टेस्ट में अगर फिर वो गए तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि स्पेलिंग मिस्टेक्स अपने दूर कर लें। तीसरी जो बात है, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ये भी हद से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स इसका जो है बचपन से इसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसीलिए इनके जो है ये राइटिंग का जो है हिस्सा बन जाता है। कहाँ पे इसको कैपिटल में नहीं लिखना है तो कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे उनको कैपिटल में लिखना होता है तो वो उसको स्मॉल में लिखते हैं। जैसे कि आए है, वर्ड आए आपने हमेशा कैपिटल में लिखना है, ठीक है। एज अ प्रोनाउन जब यूज़ हो तो हमेशा आपने इसको कैपिटल में लिखना है। तो इसको भी बाज़ स्टूडेंट्स स्मॉल में लिखते हैं। जो प्रॉपर प्रोनाउंस है उसको जो है आपने हमेशा कैपिटल में लिखना है। जब जुमले को आप फुल स्टॉप के बाद जुमले को दोबारा शुरू करते हैं, जो भी हो पहला लेटर आपने कैपिटल में लिखना होता है। तो ये इन चीज़ों का, कॉमन पंक्चुएशन मिस्टेक्स का बहुत ज़्यादा एहतियात करें। सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाना, और जो है क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना, कॉमा है तो कॉमा लगाना। तो इन चीज़ों से बच्चे इन चीज़ों का एहतियात करें। ये बहुत ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स है, ये आपके जो है राइटिंग के लिए, आपके टेस्ट वगैरह में आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके मार्क्स जो है बहुत कम हो सकते हैं। कैपिटलाइजेशन की बात हमने की कि कहाँ पे आपने कैपिटल करना है, प्रॉपर नाउन वगैरह जब आ जाए तो कैपिटल उसको लिखें। अच्छा, ये एक अजीब, क्योंकि मुसलसल हम मैसेज वगैरह लिखते रहते हैं, तो ये इनकम्प्लीट वर्ड्स, तो ये स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट वगैरह में भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है फिर ये अपने टेस्ट वगैरह में भी इस चीज़ को लिखेंगे, सिस, ब्रो, पिक। ये क्या चीज़ है? ये हमने ख़ुद से अपने से गढ़ा हुआ है या ख़ुद से हमने इसको ईजाद किया हुआ है। तो सिस का कोई वो है नहीं, तो उसको पूरा लिखें। सिस्टर, ब्रदर, पिक्चर, जो भी होगा इसको पूरा लिखने की कोशिश करें। ये इस तरह के मिस्टेक से आप बचने की कोशिश करें। और जो करेक्ट प्रीपोजिशन, ये भी बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। ये जो है इसका कोई कानून कायदा नहीं है कि आप इसको रट्टा लगा के याद करें। इसको आपने मुसलसल, आप जितने आपकी रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग होगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आप जो है आपकी प्रीपोजिशन आपको पता होगा कि कहाँ पे किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। तो फिर आप इसको जो है नोट डाउन करें। जब भी आप रीडिंग करें तो थोड़ा सा गौर करें कि इस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। अपने ज़हनशीन कर ले, फिर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इस तरह जो है आपकी प्रीपोजिशन मिस्टेक्स ठीक होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज का जो लेक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। और वो स्टूडेंट्स जो हमें बाकायदा रेगुलर हमारे कोर्सेज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्सेज़ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट लेक्चर की तक जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।